नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए ममता ने कहा, बीजेपी हार नहीं पचा पाई इसलिए कर रही बदले की राजनीति। यूपी सरकार ने केंद्र को बताया शवों को नदियों में बहाने की है परंपरा। सर्वे के अनुसार 60% लोग कोरोना के मिसमैनेजमेंट को लेकर मोदी से नाखुश। ट्विटर ने अभी तक नहीं मानी सरकार की बात, रविशंकर ने फिर धमकाया। एक महीने में 15वीं बार बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम, सरकार ने साधी चुप्पी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नहीं होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि तूफान यास को लेकर समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होनी थी और इसीलिए मैंने अपने दौरे में कटौती करके कलाई कुंडा जाने का कार्यक्रम बनाया था। लेकिन बाद में बैठक में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के नेता को भी बुला लिया गया। इसलिए मैंने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया, क्योंकि इन सभी लोगों के शामिल होने के बाद ये बैठक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की बैठक नहीं रही। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ओडिशा गए, गुजरात गए, लेकिन वहां तो उन्होंने विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया था। इसके अलावा उन्होंने 30 मिनट देरी से पहुंचने को लेकर कहा कि एटीसी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने की वजह से मुझे 20 मिनट की देरी से सागर द्वीप से कलाई कुंडा के लिए रवाना होने को कहा था और बाद में कलाई कुंडा में भी करीब 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मिली थी। तब तक प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। ममता ने कहा कि मैंने वहां जाकर उनसे मिलने की अनुमति मांगी तो काफ़ी इंतज़ार के बाद मुझे उनसे मुलाकात करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और तुरंत दीघा की अपनी मीटिंग के लिए निकल गई। ममता ने कहा कि इसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऑफिस के ओर से एक अभियान के तहत उनको बदनाम करने के लिए बयान जारी किए गए। उन्होंने कहा बीजेपी अपनी हार नहीं पचा पा रही है, इसलिए बदले की राजनीति के तहत ये सब कर रही है। तो ये बहुत साफ दिख रहा था जिस दिन प्रधानमंत्री के ऑफिस ने ये तय किया था कि इस बैठक में वो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी शामिल करेंगे, गवर्नर को भी शामिल करेंगे और जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। तो साफ हो गया था कि दरअसल ये जो मीटिंग है ये इसका पूरा मकसद यास तूफान से हुए नुकसान के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी को नीचा दिखाने के लिए है। कोई भी मीटिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होती है, जैसा कि उन्होंने उड़ीसा और गुजरात में किया। दूसरे राज्यों में भी जब वो जाते हैं तो मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, लेकिन यहाँ उन्होंने अपना रवैया बदल दिया। तो उसका सीधा सा मकसद ये है कि बीजेपी की जो करारी हार हुई है, मोदी जी की खुद निजी हार जो हुई है पश्चिम बंगाल में, जो बड़बोले बयान दिए थे उन्होंने और बहुत ही अनाप शनाप बका था मुख्यमंत्री को लेकर, टीएमसी को लेकर, वो सारा उल्टा पड़ गया और उनकी पार्टी जो बड़ा अभियान लेकर सोच रही थी कि वो सरकार बनाएगी, उससे बहुत दूर रह गई। सीटें बढ़ी लेकिन बहुत दूर रह गई अपने लक्ष्य से। तो वो एक अपमान प्रधानमंत्री को साल रहा है और उसका बदला लेने के लिए वो मुख्यमंत्री को अपमानित करना चाहते, ये ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपना पक्ष रखा है। जो देरी को लेकर सवाल किए गए हैं, मीटिंग के बहिष्कार के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं, तो ये बहुत साफ हो जा रहा है कि ऐसा ये प्रधानमंत्री मोदी की जो रवैया है उसकी वजह से हुआ है। एक बात और यहाँ बता देना मुनासिब होगा और ये कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुजरात दौरे पर गए थे तब वहाँ पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ मीटिंग नहीं की थी, मीटिंग करने से इनकार कर दिया था। तो आप ये देखें कि जो
प्रधानमंत्री पद पर आज व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने व्यवहार को याद नहीं रखा। उन्हें ये लग रहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ क्यों मिलूं, और आज एक मुख्यमंत्री उन्हें उसी तरह से ट्रीट कर रही है, तब उन्हें परेशानी हो रही है। तब नड्डा बयान जारी कर रहे हैं, अमित शाह बयान जारी कर रहे हैं, और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ममता बनर्जी के खिलाफ लग गया है। तो एक कैंपेन जो बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से चुनाव के पहले शुरू किया गया था, वो चुनाव के बाद भी थम नहीं रहा है कि टीएमसी को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम करने, उनकी सरकार को डामाडोल करने, गिराने की कोशिश ये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया है मीटिंग का बहिष्कार करके, और फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें ठोस चीज़ें दिख रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दोष इसमें उस तरह से नहीं नज़र आ रहा है। ये जो ममता बनर्जी को उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है मोदी की, ये कहाँ जाकर थमेगी, ये टकराव कहाँ थमेगा, ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार के रवैये पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये पर। लेकिन वो रवैया भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो एक बदले की भावना इसमें साफ नजर आ रही है। अगली खबर लेते हैं। योगी सरकार ने केंद्र को आधिकारिक रूप से बताया है कि वह गंगा में बहते शवों के फोटो वीडियो वायरल होने से पहले ही इस बात को जानती थी कि राज्य में इस तरह की प्रथा प्रचलित है। ये बात 15 मई को केंद्र सरकार के साथ हुई एक बैठक में राज्य की सरकार की ओर से कही गई है। सबसे पहले बिहार के बक्सर में ही गंगा के किनारे शव मिले थे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने केंद्र को बताया कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक शवों को नदियों में बहाने का ये प्रचलन प्रदेश के मध्य और पूर्वी इलाकों में है। उन्होंने कहा कि इनमें से भी मध्य यूपी के कानपुर उन्नाव इलाके में और पूर्वी यूपी के बनारस गाजीपुर के इलाके में ऐसा ज्यादा होता है, जबकि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के अफसरों की ओर से कितने शव गंगा में मिले, इस बारे में कोई जानकारी केंद्र को नहीं दी गई, लेकिन बिहार सरकार के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने केंद्र को बताया कि उत्तर प्रदेश से उनके यहाँ बहकर 71 शव नदी में मिले थे। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार सच को छिपाने के लिए और झूठ के जरिए उस पर पर्दा डालने की लगातार कोशिशें कर रही हैं। आप अपने पड़ोस के लोगों से पूछिए और हिंदुओं से पूछिए, क्या हिंदुओं में शव को दफनाने की कोई परंपरा है? हमारे देख रेख में तो कोई ऐसी घटना आज तक हमने नहीं सुनी है। हो सकता है कि कुछ खास संप्रदाय कभी इस तरह की चीज़ें करते हों, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर लाशों का मिलना, लाशों का बहना, उसको इस आधार पर कि ये परंपरा है, ये छिपाने की एक बड़ी और बेहयाई पूर्ण कोशिश है, जिससे कुछ चीज़ें छिप नहीं सकती हैं। राज्य सरकार, योगी सरकार का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को शव चूंकि जला नहीं सकते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, गरीब रहे होंगे, गांव के रहे होंगे, तो उन्होंने लाशों को इस तरह से दफना दिया था। और उसको छिपाने के लिए जो उन पर जो नामी चढ़ाई गई थी, राज्य सरकार ने उनको भी हटवा दिया ताकि लोगों की नज़र न पड़े कि कितनी लाशें वहाँ पर दफनाई गई हैं। तो जो कुछ भी उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है, उसे केवल इसी रूप में देखा जाए कि अब वो परंपरा की आड़ लेकर भी सच को छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसी कोई परंपरा इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं, इसे स्वीकार करना चाहिए राज्य सरकार को, योगी सरकार को, और ये मानना चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थितियां बनी थी, लोगों के पास श्मशान में जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, मजबूरियां थी, इसलिए उन्होंने दफनाया है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। ये स्वीकार करना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन सच को स्वीकारना एक बहुत साहस का काम है, और योगी आदित्यनाथ में साहस की बहुत कमी है, इसलिए वो झूठ का सहारा बार बार लेते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 44% शहरी और 40% ग्रामीण लोगों ने कहा है कि वो कोरोना के दौरान दिखे मिसमैनेजमेंट से नाखुश हैं। 20% शहरी और 25% ग्रामीण लोगों ने कृषि कानूनों पर नाराजगी जताई है।
10% ग्रामीण और 7% शहरी भारत चीन सीमा विवाद के कारण नाराज हैं। इसके अलावा सर्वे में जब सवाल किया गया कि क्या दूसरी लहर में प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार करना सही था, तो इसके जवाब में 58% शहरी और 61% ग्रामीणों ने कहा प्रचार करना गलत था। 34% शहरी और 29% ग्रामीणों ने कहा कि प्रचार करना सही था, जबकि 8% शहरी और 10% ग्रामीणों ने कहा कि वे कुछ नहीं बता सकते हैं। मोदी सरकार द्वारा वैक्सीन विदेश भेजने को 54% शहरी और 45% ग्रामीणों ने सही बताया है। वहीं सर्वे में 66% शहरी और 62% ग्रामीणों का अभी भी मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी महामारी से बेहतर निपटते, जबकि राहुल गांधी अधिक बेहतर तरीके से निपटते कहने वाले 20% शहरी और 23% ग्रामीण थे। कुंभ को शुरू से ही सांकेतिक रखने के पक्ष में 58% शहरी और 54% ग्रामीण दिखे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये जो सर्वे होता है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय इसलिए नहीं होता है कि ये फ़ोन के द्वारा किया जाता है, और आप जानते हैं कि फ़ोन कितने लोगों के पास होता है, कौन से लोगों के पास होता है, और वो फ़ोन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। और कई सर्वे ऑनलाइन होते हैं जिसमें ऑनलाइन राय इकट्ठी की जाती है। तो इस तरह के सर्वे बहुत चूँकि सीमित लोगों पर आधारित होते हैं और वो एक खास वर्ग और वर्ण के लोग हो सकते हैं, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा गंभीरता विश्वसनीयता नहीं होती। एक ट्रेंड आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे बायसेस होते हैं, पक्षपात होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, दुराग्रह होते हैं। अब इसमें देखिए कि जैसे सर्वे के मुताबिक 44% ग्रामीणों ने कहा कि कोरोना के मैनेजमेंट से नाखुश हैं, केवल 44% शहरियों ने और 40% ग्रामीणों ने, जबकि ये गुस्सा कई गुना ज़्यादा है। 80-90% लोगों से आप बात करेंगे, हर दूसरे आदमी से आप बात करेंगे तो आपको यही, आप अपने यहाँ सर्वे करके देख सकते हैं, तो इसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये कृषि कानूनों के खिलाफ नाराज़गी को इतना सीमित कर दिया कि 20% शहरी और 25% ग्रामीण लोग कृषि कानूनों से नाराज़ हैं, जबकि ये आंकड़ा कहीं उल्टा होना चाहिए था कि 70-80% नाराज़ हैं और 20-25% लोग शायद इससे सहमति रखते होंगे, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में कहने में हिचकते होंगे, उनको पता ही नहीं होगा। एक चीज़ और है, इसमें जो कंपैरिजन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने कभी कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाला है, कोई सरकार नहीं चलाई है, कहीं मुख्यमंत्री मंत्री नहीं रहे हैं, इसलिए ये तुलना ही बेमानी है। अगर तुलना करना था तो इसको किया जाता मनमोहन सिंह अगर उनकी जगह होते तो क्या नतीजे निकलते। मुझे लगता है कि अगर मनमोहन सिंह का नाम इस यहाँ पर होता तो शायद प्रधानमंत्री मोदी की जो रेटिंग है वो 20% होती और मनमोहन सिंह 80% पर होते। कुंभ के मामले में भी देखिए कि सांकेतिक रखने के पक्ष में बहुत ही सीमित आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सर्वेक्षण है ये उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए इतना विश्वसनीय नहीं लग रहा है। इसमें सही ढंग से लोगों की राय उभर कर नहीं आ रही है। इसमें बहुत सारे ऐसा ये कहा जा सकता है कि पूर्वाग्रह और दुराग्रह दिख रहे हैं, और ये क्वेश्चन फ्रेम करने पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे मनमोहन सिंह और मोदी की तुलना की जाती तो कहीं बेहतर होता, राहुल गांधी से तुलना करने का मतलब ही है कि मोदी को एडवांटेज, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री 15 साल रहे हैं, उसका भी अनुभव था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए लाई गई गाइडलाइंस को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये दिशा निर्देश अचानक सामने नहीं आए हैं, इनको लेकर अदालत के आदेश थे और संसदीय समितियों ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों की निजता को लेकर कहा कि गोपनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अभेद्य है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बिजनेस करने के लिए कंपनियों का स्वागत है, लेकिन उन्हें कानून और संविधान का पालन करना पड़ेगा। प्रसाद ने कहा कि क्या वो भारत के संविधान का पालन नहीं कर अपने नियम बनाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन कर रहे हैं? क्या वो ये तय करेंगे कि कौन सी सामग्री दिखाई जाए, कौन सी नहीं, कौन सा अकाउंट बंद किया जाएगा और कौन सा नहीं? वहीं नए नियमों को लेकर बाकी
बड़ी कंपनियां तो राजी हो गई हैं, लेकिन ट्विटर के साथ भारत सरकार की खटपट अभी जारी है। शुक्रवार को गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने नए नियमों के मुताबिक तमाम पदों पर अफसरों को नियुक्त करने के लिए सहमति दे दी है। ट्विटर ने हालांकि एक आउटसाइड कंसल्टेंट के नाम का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, लेकिन केंद्र ने इसे ठुकरा दिया है और कहा है कि ये उसकी गाइडलाइंस या नियमों के विपरीत हैं। तो ट्विटर ने थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी दिखाई है, वो डटा हुआ है, वो जानता है कि सरकार क्या चाहती है, वो कंट्रोल करना चाहती है सोशल मीडिया पर। फेसबुक जो कि सरकार से पहले ही मिला जुला है, हम सब जानते हैं कि उसके साथ उसकी जुगलबंदी है, इसलिए वो उसको मानना ही था। व्हाट्सएप उसी का है, हालांकि व्हाट्सएप को लेकर वो कोर्ट गई है प्राइवेसी के अधिकार को लेकर। गूगल भी बहुत ज़्यादा इस मामले में हेठी नहीं दिखाता है, लेकिन ट्विटर ने एक अपना रिकॉर्ड बनाया, उसने सबसे पहले ट्रंप का भी अकाउंट बंद कर दिया था। तो एक तो ये बात है कि सरकार कंट्रोल करना चाहती है, और आप उसको इसी से समझ लीजिए कि जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि क्या वो ये तय करेंगे कि कौन सी सामग्री दिखाई जाए और कौन सी नहीं, कौन सा अकाउंट बंद किया जाएगा और कौन सा नहीं। ये दो लाइनें बताती हैं कि सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि वो तय करे कि कौन सी चीज़ दिखाई जाएगी, कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी, कौन सा अकाउंट चलेगा और कौन सा अकाउंट बंद किया जाएगा। ये अधिकार वो अपने पास लेने की कोशिश कर रही है और इसीलिए इतना जोर लगा रही है। सोशल मीडिया ने परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है सरकार को, और सरकार को लग रहा है कि अगर इसको नियंत्रित ना किया गया तो उसकी जो सच्चाइयाँ हैं वो पूरे दुनिया में जिस तरह से फैल रही हैं वो और तेज़ी से फैलती जाएंगी और उसको बहुत राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तब देखिए, सरकार की चिंता उस समय नहीं होती है जब उसकी पार्टी के नेता बहुत ही जहरीले ट्वीट करते हैं। किसी एक अकाउंट को बंद करने के लिए वो इन जो कंपनियां हैं उनको कंप्लेन नहीं करती हैं, लेकिन कोई दूसरा आलोचना में एक कोई कमेंट कर देता है तीखी आलोचना में, तो उससे हड़बड़ा जाती है और अकाउंट बंद करने के लिए निर्देश देने लगती है। तो मंशा बहुत साफ है, ये सरकार क्या चाहती है। अब ये देखना है कि ये सोशल मीडिया कंपनियां किस तरह से सरकार को हैंडल करती हैं, उसके दबाव में कितना आती हैं, और जो ये दावा करती हैं कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करने में वो किस हद तक खड़ी रहती हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में एक महीने में 15वीं बार बढ़ोतरी कर दी गई है। आज पेट्रोल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 94 पैसे हो गई है और डीजल 84 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 19 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर हो गई। इससे पहले शुक्रवार को बड़ी कीमतों के बाद ही जयपुर में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों और में पेट्रोल की कीमत गुरुवार की कीमत वृद्धि से पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर पार कर गई है। तो ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैक्स हमारी सरकार वसूलती है पेट्रोलियम पदार्थों पर, उसकी वजह से ये दाम इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं। उसे अपना खजाना भरना है, लोगों की जेब काटनी है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये याद कीजिए कि रामदेव कहते थे कि हमारे देश में 35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल होगा, डीजल होगा। आप याद कीजिए 2014 के आसपास वही रामदेव जो कोरोनिल बनाकर दुनिया को ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, वही रामदेव जो इस सरकार के पैरोकार हैं, अभी चुप हैं, अपनी जुबान सिले हुए हैं कि आज 100 रुपये में पेट्रोल क्यों बेचा जा रहा है, 100 रुपये प्रति लीटर डीजल क्यों हो रहा है। तो ये इनका पाखंडपना, इनका जो पूरा एक ढोंग है वो सामने आ चुका है और इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। इससे पूरे महंगाई केवल पेट्रोलियम पदार्थों की बल्कि तमाम प्रोडक्ट की बढ़ती है जब पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती है, क्योंकि ढुलाई से उन पर भी असर पड़ता है। तो ये महंगाई इसीलिए लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, माफ़ कीजिएगा, सोमवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।